वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम कंडक्टर की साइज़ को किस प्रकार निर्धारित करते हैं तथा उससे संबंधित केल्विन्स लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुख्य रूप से एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो लागत आती है उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स या मटेरियल की कॉस्ट डिसाइड करने वाली होती है। जैसे लाइन सपोर्ट्स का मूल्य, इंसुलेटर्स का मूल्य, कंडक्टर का मूल्य या लागत इत्यादि। पूरी ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट है उसका एक मुख्य भाग या मेजर पोर्शन चालक की लागत होता है। इसलिए एक चालक की साइज या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिसाइड करना ताकि ट्रांसमिशन लाइन का लागत कम रहे, अत्यंत जरूरी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो कॉस्ट ऑफ लाइन सपोर्ट्स यानी लाइन आधारों की जो लागत है, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर्स की लागत, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर चालक की लागत, कॉस्ट ऑफ क्रॉस आर्म्स अर्थ वायर एलए एटसेट्रा, अर्थात क्रॉस आर्म, भूतार और तड़ित चालक के लागत से मिलकर बनी होती है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि इसमें से मुख्य लागत होती है चालक की। तो टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो है उसके दो पार्ट हैं। पहला है एनुअल चार्जेज ऑन कैपिटल आउटले और दूसरा एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड। तो जो पहला पार्ट है एनुअल चार्जेज ऑन कैपिटल आउटले, यह मुख्य रूप से इनके अंदर जो प्रेशर लाइन में जो मटेरियल उपयोग आता है उनकी लागत पे, चालक की लागत पे तथा यदि अंडरग्राउंड सिस्टम है तो केबल की बिछाने में जो लागत आती है, या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने के लिए जो लागत आती है, वो सभी एनुअल चार्जेस ऑन कैपिटल आउटले में काउंट होती है। साथ ही जो मटेरियल काम में लिए जा रहे हैं उनकी प्रत्येक वर्ष होने वाली डेप्रिसिएशन की कॉस्ट भी इसी में इंक्लूड रहती है। जो दूसरा पार्ट है वो एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, यह चालक के प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा अर्थात I² R लॉसेस होते हैं, जो कि एक चालक में इंसुलेटर्स में
लीकेज करंट के रूप में। मेटेलिक शीथ में जब हम केबल की बात करते हैं तो एनुअल चार्जेज ऑन कैपिटल आउटले में एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, सपोर्ट एंड इंसुलेटर, यानी चालक, आधार और इंसुलेटर, इनको जो खरीदने में हमने कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट लगाई है, उसके ऊपर हमें सालाना कितना इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ रहा है तथा वो उनकी वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट हो रही है। दूसरा पार्ट उसका कॉस्ट ऑफ लेइंग इन केस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल के अंदर उसको बिछाने के लिए जो लागत आती है। तीसरा कॉस्ट ऑफ इरेक्शन इन केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम, शिरोपरी लाइनों के अंदर जो लाइन को खड़ा करना है टावर के ऊपर इंसुलेटर की मदद से चालक को। अब इंसुलेशन की कॉस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, जब आपने सिस्टम वोल्टेज फिक्स कर दिया, ऐसी स्थिति में इसका मान, इसके लिए जो लागत लग रही है या जो मूल्य लग रहा है या इसको इंसुलेशन की जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग कांस्टेंट होती है। तो हम एनुअल चार्जेज ऑन कैपिटल आउटले को दो कांस्टेंट P1 और P2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका मूल्य जो रुपीज़ में P1 प्लस AP2, या A जो है वो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्योंकि जो एनुअल चार्जेज ऑन कैपिटल आउटले है उसके दो पार्ट्स होंगे। एक तो ऐसा पार्ट या भाग जो लगभग कांस्टेंट रहेगा, दूसरा भाग जो डिपेंड कर रहा है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे। जैसे जैसे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और कंडक्टर की लागत भी बढ़ेगी। अर्थात जो दूसरा पार्ट है वो समानुपाती है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो इसलिए हमने यहाँ पे P1 प्लस AP2 लिया है। अब दूसरा जो भाग है एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, उसमें I²R लॉसेज इन कंडक्टर, I²R लॉसेज इन मेटेलिक शीथ, ये केबल के केस में होती है, और I²R लॉसेज इन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये जो एनर्जी वेस्ट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A, तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ऐसी स्थिति में उसका प्रतिरोध कम होगा और इस वजह से I²R लॉसेस कम होंगे। तो अब यहाँ पर हमने जो दो तरह के कॉस्ट हमने निकाली है, एनुअल चार्जेज ऑन कैपिटल आउटले जो कि P1 प्लस AP2 है, तथा दूसरा जो एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड है वो P3 अपॉन A। तो कुल लागत क्या हो गई? P1 प्लस AP2 प्लस P3 अपॉन A। अब हमें इस टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, मतलब इसको न्यूनतम रखना है। तो टोटल एनुअल कॉस्ट, जिसे हमने कैपिटल C से डिनोट किया है, P1 प्लस AP2 प्लस P3 अपॉन A। अब इस कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल एनुअल कॉस्ट जो C है
उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए। ए जो है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है चालक का। अब जब डी सी अपॉन डी ए निकालेंगे, यदि हम इसको इक्वेट टू 0 करें तो उस स्थिति में हमें जो कंडीशन प्राप्त होगी वह कंडीशन है कि जिस कंडीशन पर टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम होगी। तो डी अपॉन डी ए ऑफ पी वन प्लस ए पी टू प्लस पी थ्री अपॉन ए, पी वन एक कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस ए पी टू का पी टू रह जाएगा और पी थ्री अपॉन ए का माइनस पी थ्री अपॉन ए स्क्वायर। जब इसको हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा पी टू बराबर पी थ्री अपॉन ए स्क्वायर। अब यदि इसको हम रीअरेंज कर दें तो ए पी टू बराबर पी थ्री अपॉन ए। अब ए पी टू क्या है? एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आउटले का वेरिएबल पार्ट है। कांस्टेंट पार्ट तो P1 है, लेकिन ए पी टू क्या है? उसका वेरिएबल पार्ट। वो यदि P3 अपॉन ए के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो टोटल एनुअल कॉस्ट है वो न्यूनतम हो जाएगी। अर्थात वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल एनर्जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आउटले इज इक्वल टू एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड। यह कंडीशन जो है निकली है जब हमने C को डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू A। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे। द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज दैट फॉर विच द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम। अर्थात किसी भी चालक का जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल है जिस पर जो टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन न्यूनतम हो। इसे हम केल्विन लॉ के नाम से जानते हैं। तो केल्विन लॉ का उपयोग हम कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को डिसाइड करने में करते हैं, लेकिन इस केल्विन्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशन निम्न प्रकार से है। द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑन कैपिटल आउटलेज ऑफ द फॉर्म P1 प्लस ए पी टू इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट ट्रू। अर्थात P1 प्लस ए पी टू जो हमने माना है वो स्ट्रिक्ट वे में सही नहीं है। तो जो केबल को बिछाने का खर्च है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। साथ ही जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है वो मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि केल्विन्स लॉ से प्राप्त जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है चालक का वो इतना अधिक छोटा या कम है कि उसकी वजह से लाइन में ड्रॉप्स बढ़ जावे, जो कि नहीं चाहिए। तीसरा, द साइज ऑफ कंडक्टर डिटरमाइंड मे बी टू वीक और टू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम मैकेनिकल कंसिडरेशन। इन केस द साइज डिटरमाइंड इज टू वीक, इट इज एडवाइजेबल टू गो टू द हायर साइज इररेस्पेक्टिव टू इकोनॉमी। अर्थात यदि बहुत कमजोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से चालक होता है तो ऐसी स्थिति में
एडवाइस दी गई है कि आप उसको उससे हायर साइज पे सेलेक्ट करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, यानी उस समय इकोनॉमी को हमको ध्यान में नहीं रखना है। In case of cable, the size of conductor determined by Kelvin's law usually gives higher current density, thereby giving excessive heating। तो केल्विन लॉ की वजह से जो केबल की कंडक्टर की साइज निकलती है उसमें हाई करंट डेंसिटीज होती है, जिसकी वजह से केबल के अंदर एक्सेसिव हीटिंग होती है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो साइज ऑफ कंडक्टर है केबल के केस में, उनकी धारावाही क्षमता के आधार पर चुने जाते हैं। The diameter of the conductor may be so small as to cause high coronal loss। चालक का व्यास इतना छोटा भी हो सकता है कि उसकी वजह से कोरोनल लॉस अधिक हो। कोरोनल लॉस हाई वोल्टेज पर ज़्यादा प्रीडोमिनेट करते हैं। Interest and depreciation on the capital outlay depends upon commercial condition and estimated life of conductor, and on the probable scrap value at the end of estimated life, which are not known with a fair degree of अर्थात कि जो हमने कैपिटल आउटले के अंदर जो ब्याज और उसका डेप्रिसिएशन है वो कॉमर्शियल कंडीशंस पर निर्भर करता है। साथ ही जो चालक की एस्टिमेटेड जो आयु है और जब उस आयु पूरी होने पर यदि उस चालक को बेचा जाए तो हमें जो मूल्य मिलता है उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो वो स्क्रैप वैल्यू हमें बिल्कुल सही पता नहीं होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द एनर्जी लॉस इन द लाइन विदाउट एक्चुअल लोड कर्व्स विच आर डेफिनेटली नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन। एनर्जी लॉस जो है लाइन के अंदर बिना एक्चुअल लोड कर्व के हम पता नहीं कर सकते हैं, और ये लोड कर्व जब हम कंडक्टर की साइज को डिसाइड कर रहे होते हैं उस समय अवेलेबल नहीं होते हैं। इट इज़ आल्सो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन द लाइन। कॉस्ट जो है पर यूनिट ऑफ द एनर्जी वेस्ट इन द लाइन, क्योंकि जनरेशन की कॉस्ट अलग आती है और लॉस की कॉस्ट अलग आती है, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन विच विल टेक इनटू अकाउंट ऑल द अबव फैक्टर। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ऊपर, इनको सम्मिलित करते हुए किसी भी तरह का एक फॉर्मूला जो कि एग्जैक्ट हो बनाया जाना संभव नहीं है। इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन्स द क्वेश्चन ऑफ टेम्परेचर राइज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस and there are no losses other than I square R losses. So cross-sectional derived from Kelvin law have more chances of being acceptable। ऐसी स्थिति में केल्विन लॉ जो है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर राइज को जो है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि वो वायुमंडल में स्थित है, इसलिए वहाँ पर केल्विन्स लॉ को स्वीकार करना के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि अंडरग्राउंड सिस्टम के अंदर यह एडवाइस दी जाती है कि जो आपका चालक का क्रॉस सेक्शन आया है उसके ऊपर और उसके नीचे
किस साइज में उपलब्ध जो आकार हैं उनको देखने के उपरांत ही टेम्परेचर राइज अधिक नहीं हो ऐसे चालक का क्रॉस सेक्शन को लेना है। धन्यवाद।